संज्ञा होने में ज़्यादा वक्त नहीं है और गांव का रास्ता भी ठीक नहीं, इसलिए हम खुद ही इन्हें यहीं रोकने वाले थे। फिर थोड़ा रुक कर आगे मुस्कुराते हुए, चलिए अंदर केतु आपको आपका रूम दिखा देगा। लेकिन सिवाय इन सब की बात सुनकर कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन विराज ने उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी और सामने देखते हुए सबकी नज़रों से बचकर कहा, मेरी खुशी देखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है तुझे? जिस पर शिवाय ने कहा, तू तो खुशी लेकर आ गया, लेकिन दिया मेरा वेट कर रही होगी। और तो और यहाँ नेटवर्क ठीक से नहीं मिल रहा है, मेरा क्या होगा? विराज ने उसे देखते हुए कहा, कल चल रहे हैं, मिल लेना जितना मिलना हो, समझा? अब चुपचाप अंदर चल। सिवाय घूर कर उसे देखने लगा। तभी दोनों को कृष्णा की आवाज़ सुनाई दी, पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप इन्हें कैसे रोक सकते हैं यहाँ? यह सुनकर जगन जी ने गुस्से में कृष्णा अपनी हद में रहो कहा और मोहन जी को देखते हुए आकर कहा, सही कहा पिताजी ने, शाम होने वाली है और जंगल का रास्ता है, दोनों यहीं रहेंगे। कृष्णा को देखते हुए, तुम आओ मेरे ऑफिस में। अपनी बात खत्म कर जगन जी ने दोनों को देखा और उनसे कहा, आप नीति और पिताजी के साथ अंदर जाइए, हम अभी आते हैं आपसे मिलने। और कृष्णा को आने का इशारा करके वहाँ से चले गए। कृष्णा गुस्से में विराज को देखकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद नीति जी ने विराज और शिवाय दोनों को देखते हुए कहा, बेटा कृष्णा थोड़ा गुस्से वाला है, पलक को अपनी बेटी मानता है ना, बस इसलिए। फिर थोड़ा सा रुक कर तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बिल्कुल हल्की सी मुस्कान उन्हें दे दी। फिर चारों मोहन जी और नीति जी के साथ अंदर चले गए। नीति जी ने मोहन जी को आराम करने को कहा और खुद केतु के साथ उन्हें अपने रूम दिखाने चली गई। पलक ने जब उन्हें ऊपर से देखा तो वह तुरंत भागकर नीचे आई और फिर वह नीति जी को देखते हुए उनसे बोली, माँ मुझे आपसे कुछ काम है। पलक की आवाज़ सुनकर सभी रुक गए और मुड़कर उसे देखने लगे। पलक के सिवाय को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो मुझे कुछ खाना है ना, बस इसलिए। यह सुनकर नीति जी ने कहा, हाँ तो पलक बाला से बोल दो, वो तुम्हें दे देगी खाने को। पलक ने उनकी सारी बातों को इग्नोर किया और उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ते हुए सिवाय को देखते हुए कहा, मैं कुछ बात करके आती हूँ। और विराज को घूरते हुए देखकर वहाँ से नीति जी को उनसे थोड़ी सी दूर ले गई। पलक के ऐसा करने से सिवाय ने विराज को देखते हुए उससे पूछा, अब इसे क्या हुआ और क्या किया है तूने इससे ऐसा जिसके कारण ये इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है तुझ पर? नथिंग, बस कॉल पिक नहीं किया और उसकी बात नहीं मानी। विराज ने कैजुअल पलक को देखते हुए जवाब दिया। यह सुनकर शिवाय पलक को देखने लगा जो नीति जी से कुछ बातें कर रही थी। पलक नीति जी से बोल रही थी, माँ आपने क्यों रुकने को कहा प्रेसिडेंट से? आपको पता है वो कोई आम इंसान नहीं है, उनके पास टाइम नहीं होता है कहीं भी रुकने का, और आपने उन्हें रोक लिया। जिस पर नीति जी ने कहा, आम इंसान नहीं है बेटा, लेकिन इंसान तो है ना। और ये क्या बात हुई, देखो वो तुमसे बात करने यहाँ तक आ गए और तुम उनके रुकने पर कैसे कर रही हो? पलक ने चिढ़कर कहा, माँ कुछ भी हो आप इन्हें यहाँ से जाने को कहो। यह सुनकर नीति जी ने पलक के गाल पर हाथ रखकर नर्म लहजे से कहा, पलक क्या हुआ तुझे बेटा, तो इतना क्यों चिढ़ रही हो? आज की ही तो बात है, कल चले जाएंगे वो।
जिस पर पलक ने उदास होकर कहा, वो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगे और मैं नहीं जाना चाहती अब मुंबई। नीति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, मत जाना, बस थोड़ा सा रुक कर अब मैं जाऊं। पलक ने अपना हाँ में सिर हिला दिया। नीति जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गईं। केतु ने मानो रोहित को उनके रूम दिखाए, फिर उसने शिवाय को उसके रूम पर लेके गया और वहीं नीति जी विराज को उसके रूम में लेकर आ गईं और फिर उसे देखते हुए बोली, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोल देना। जिस पर विराज ने सीधे सीधे सी पूछा, मैं पलक को अपने साथ मुंबई लेकर जा सकता हूँ क्या आंटी? यह सुनकर नीति जी चुप होकर विराज को देखने लगी। विराज उनके पास आया और उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, आंटी आप प्लीज़ उसे लेकर टेंशन मत लीजिए, अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। नीति जी चुपचाप विराज को देखने लगी। विराज ने फिर उन्हें देखते हुए कहा, आंटी आई प्रॉमिस मैं पलक को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको, इस बार पलक की आंखों में एक आंसू तक नहीं दिखेंगे। वो आपसे पहले की ही तरह खुश होकर बातें करेगी, वो पहले की तरह ही खुश रहेगी। नीति जी अभी भी चुप रहकर उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रही थीं। उसके इतना कहने पर भी नीति जी को चुप देखकर विराज थोड़ा सा दुखी हो गया। वह दुखी आवाज़ में बोला, अब आंटी आगे आपकी इच्छा। अपने हाथ को पीछे कर, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी पलक को। इतना कहकर वह चुप हो गया और नीति जी को देखने लगा। विराज की बात खत्म होने पर नीति जी ने उसे काउच पर बैठाया और खुद उसके साइड में बैठकर उसे देखते हुए बोली, विराज, पलक के पापा और मैंने कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे हैं। जब पलक इंदौर से भागकर मुंबई गई थी। विराज उन्हें हैरान होकर देखने लगा। उसे ऐसे देखकर नीति जी ने आगे कहा, हाँ पलक यहाँ से भागकर मुंबई गई थी, लेकिन हमने उसकी खुशी के लिए उसे माफ़ कर दिया। उसके पापा कभी नहीं चाहते थे कि पलक जॉब करे, हमसे दूर रहे, लेकिन उसकी खुशी के आगे उन्होंने भी उसे जॉब करने को बोल दिया। जब वो तुम्हारी कंपनी में जॉब करने गई थी तब वो बहुत खुश थी और उसे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब दिया उसकी फ्रेंड बनी। वो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली के बारे में हमेशा यही बोलती थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। फिर आंखों में आंसू लिए, लेकिन थोड़ा सा रुक कर, मेरी बच्ची कभी किसी का बुरा तक नहीं सोचती और तुम्हारी फैमिली ने उसे। विराज ने उनके आंसुओं को पोंछा, फिर उन्हें देखते हुए कहा, आई नो आंटी, पलक कैसी है और मुझे ये भी पता है मेरी फैमिली ने उसके साथ ठीक नहीं किया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप मुझ पर भी ट्रस्ट ना करें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ पलक हमेशा खुश रहेगी। जिस पर नीति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ? यह सुनकर विराज उन्हें देखने लगा। उन्हें ऐसे देखकर नीति जी ने उसे अपने गले से लगाया और कहा, मैं रेडी कर दूंगी उसे कल तुम्हारे साथ जाने को। यह सुनकर विराज उनसे दूर होकर मुस्कुराने लगा। नीति जी भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मुंबई ब्लू हेवन दिया लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर बहुत टाइम से शिवाय को बस कॉल कर रही थी, लेकिन शिवाय का फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने रोहित का भी फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका भी नहीं लगा। थक हार कर उसने विराज को कॉल किया। दूसरी तरफ से विराज ने कॉल पिक किया और बोला,
हूँ, कहो, दिया ने परेशान होते हुए कहा। शिवाय कहाँ है? मैं काफ़ी टाइम से उसका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ना उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही रोहित का। जिस पर विराज ने कहा, हम गांव में हैं, अभी यहाँ नेटवर्क इशू है। लेकिन दिया को आवाज़ ही नहीं आई, वह हेलो हेलो ही कर रही थी। फिर कुछ सेकंड बाद अपने आप ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसने फिर विराज को कॉल किया, लेकिन इस बार उसका कॉल नहीं लगा। किसी के कॉल ना लगने से और सिवाय के वापस ना आने से दिया को टेंशन होने लगी। वह घबराने लगी। उसके मन में अजीब अजीब थॉट्स आने लगे, जिसके चलते उसने अमर जी और रमेश जी को कॉल कर दिया। दिया की परेशानी वाली आवाज़ सुनकर दोनों ही टेंशन में आ गए और ब्लू हेवन के लिए निकल गए। कुछ देर में अमर जी और रमेश जी दोनों बिला पहुंच गए। उनके आते ही दिया रमेश जी के सीने से लग गई और वह रोते हुए कहने लगी, बड़े पापा, पता नहीं शिवाय कहाँ चला गया है। मैं उसे सुबह से ही कॉल कर रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है और ना ही रोहित का लग रहा है। कहीं उसे कुछ हो। इतना कहकर वह रोने लगी। रमेश जी ने उसे चुप कराया और उसे सोफे पर बैठाकर पानी पिलाया। अमर जी उसे देखते हुए बोले, चिंता मत करो दिया, मैं पता लगाता हूँ उसके बारे पर। जिस पर दिया उन्हें देखते हुए रुआसी आवाज़ में बोली, डैड, वो सुबह से ही घर नहीं आया है, पता नहीं कहाँ है। तभी रमेश जी के पास गार्ड का फ़ोन आया। उसने बताया कि शिवाय की लोकेशन लास्ट बार जबलपुर में है और वह किसी गांव की थी। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। रमेश जी ने हैरान होकर कहा, जबलपुर? लेकिन शिवाय एमपी में क्या कर रहा है? अमर जी को देखते हुए, हो ना हो शिवाय अभी भी वहीं है। तभी उसका फ़ोन बंद आ रहा है। रमेश जी की बात से सहमत होते हुए अमर जी बोले, हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, शिवाय अभी भी वहीं हो सकता है। फिर दिया को देखते हुए, बेटा तुम चिंता मत करो, कल तक उसके आने का वेट करते हैं। अगर कल भी नहीं आया तो हम खुद ही जाएंगे जबलपुर। दिया ने अपनी आंखों में आंसू लिए। हाँ, मैं अपना सिर हिलाया और रमेश जी के कंधे पर अपना सिर रखकर आंसू बहाने लगी। वहीं दूसरी तरफ गांव में जगन जी अपने ऑफिस में कृष्णा पर गुस्सा करते हुए बोल रहे थे, कृष्णा, तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते ना? क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ बोलने की? अरे वो यहाँ पलक से मिलने आए हैं, उससे बात करने आए हैं, लेकिन तुम अपने गुस्से में। इतना बोलकर वह रुक गए। जगन जी की बात सुनकर कृष्णा ने उन्हें देखते हुए कहा, भाई साहब, ये आप बोल रहे हैं? आपको पता है ना हमारी सिनी की क्या हालत थी जब वो यहाँ इंदौर से आई थी? कितना रोती थी, कितनी बार बेहोश हुई है। उसकी बीमारी के कारण कितना चुप सी हो गई थी, ना ही किसी से बात करती थी और ना ही किसी से मिलती थी। थोड़ा सा रुक कर और आज जो लड़का आया और पलक से इतनी आसानी से चला गया। यह सुनकर जगन जी बोले, कृष्णा, बात अब पुरानी हो गई है और विराज ने ही हमारी सिनी बिटिया को बेगुनाह साबित किया है। फिर किस बात का गुस्सा है तुम्हें? दिनेश जी, बाबूजी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया है। दिनेश जी का सुनकर कृष्णा तपाक से बोल पड़ा, भाई साहब, जीजा जी के बारे में आप कुछ ना बोलें तो ही अच्छा होगा। वो बहुत भोले हैं। उनके परिवार ने उनके साथ इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। यहाँ तक कि हमसे भी कुछ करने को, कुछ कहने को मना कर दिया। फिर थोड़ा सा रुककर, मैं विराज को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला। जगत जी के बोलने पर
पहले ही कृष्णा ने कहा, भाई साहब, अगर कल सिनी उनके साथ जाएगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर वह वहाँ से चला गया। जगन जी उसे जाते हुए देखने लगे, लेकिन उनकी सारी बातें बाहर खड़े दिनेश जी ने सुन ली। कृष्णा के जाने के बाद दिनेश जी अंदर ऑफिस में गए और जगन जी को देखते हुए बोले, भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, कृष्णा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा। जिस पर जगन जी ने उन्हें देखते हुए बोले, दिनेश बाबू, हमें उसके गुस्से से बहुत डर लगता है। हम नहीं चाहते कि उन बच्चों पर कृष्णा का गुस्सा फूटे। दिनेश जी के पास आकर, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, सिनी बिटिया को अगर मुंबई जाना होगा तो वह ज़रूर जाएगी। हम उनके सपने की, उनकी बहुत परवाह करते हैं। यह सुनकर दिनेश जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वह वहाँ से चले गए। जगन जी ने अपनी चेयर पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर बचपन से लेकर आज तक की पलक की बातें, उसका हंसना, रोना, सब कुछ याद करने लगे। आधे घंटे बाद सभी हॉल पर बैठे हुए थे। वहीं मानव और रोहित बाहर केतु के साथ घूम रहे थे। घर और मोहन जी के बारे में पूछ रहे थे। केतु ने उन्हें बताते हुए कहा, साहब, ये हवेली बहुत पुरानी है, मालगुजार मालिक के दादाजी के पिताजी ने बनवाई थी। यह सुनकर रोहित जी ने मोहन जी के बारे में पूछा, जिस पर केतु जी ने बताया, साहब, मालगुजार मालिक यहाँ के आसपास के 4 गांव के मालिक हैं, क्योंकि उनके पास 600 एकड़ खेती है और यहाँ का आधा जंगल भी मालिक के नाम का है। यह सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। केतु ने आगे बताया, हमारे मालिक उस जमाने में विदेश से पढ़कर आए थे। यह सुनकर मानव ने हैरान होते हुए पूछा, अगर उन्होंने फॉरेन से पढ़ाई की है तो वापस क्यों आए? जिस पर केतु ने जवाब दिया, उन्हें वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं था, इसलिए वो वापस अपने गांव आ गए और यहीं अपने पिताजी के साथ मालगुजारी का काम करने लगे। और हमारे मालगुजार मालिक इस पूरी संपत्ति के इकलौते वारिस थे। केतु उन्हें गैराज में लेकर गया। यहाँ पुराने मॉडल की एम्बेसडर, रोल्स रॉयल्स, मर्सिडीज, MG TS, थार, कुछ बुलेट भी थीं। इन्हें देखकर मानव और रोहित शॉक्ड हो गए। उन्हें शॉक्ड देखकर केतु ने कहा, इतना हैरान होने वाली बात नहीं है, ये सब तो मालगुजार मालिक के पिताजी ने ली थी। उन्हें बहुत शौक था। मालगुजार जी ने उन्हीं की याद में इन्हें आज तक संभाल कर रखा है। फिर कार को देखते हुए, सभी आज भी चालू हैं। मालिक कभी कभी घूमने जाते हैं इन्हें लेकर। रोहित को देखते हुए, हमारे दिनेश बाबू भी कोई कम नहीं है, वो भी बहुत बड़े खानदान से हैं। लेकिन इतना बोलकर वह रुक गए। जिस पर मानव ने कहा, लेकिन उनका सब कुछ उनके छोटे भाई ने ले लिया। केतु ने उदास होते हुए कहा। जिस पर रोहित ने पूछा, मतलब? कुछ समझ नहीं आया। केतु ने उन्हें बताते हुए कहा, उनके तो भाई नहीं हैं, उनके काका जी के लड़के हैं। उन्होंने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया। लेकिन हमारे दिनेश बाबू ने लड़ाई करने से अच्छा दूर रहना समझा, इसलिए वो इंदौर जाकर रहने लगे। ऐसे ही तीनों बातें करते रहे। कुछ देर में तीनों भी अंदर आ गए। अंदर मोहन जी, जगन जी, माया जी और दिनेश जी, नीति जी, कृष्णा और उनकी पत्नी वैशाली, वीर और उनकी छोटी बहन मिनी, दोनों जगन जी के बच्चे हैं। दोनों ही स्विट्जरलैंड में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। शिवाय और विराट
सभी सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। आपको याद है ना, बैलगाड़ी पर बैठा हुआ 12 साल का लड़का? उसका नाम विषय है। विषय, चंचल और पलक तीनों अलग अलग सभी से थोड़ी दूर पर सोफे पर बैठकर ओरियो और सायन को, और आव्या 6 महीने की है, विषय और आव्या कृष्णा के बच्चे को खिला रहे थे। तब तक वहाँ रोहित और मानव भी आ गए और दोनों भी पलक और चंचल के पास सोफे पर आकर बैठ गए और पलक से बातें करने लगे। बातें करते हुए विराज की नज़र पलक पर गई, जो आव्या को अपनी गोद पे खड़े करके उसे खिला रही थी, जिससे आव्या खिलखिलाकर हंस रही थी। दोनों को ऐसे देखकर विराज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद वह उठकर पलक के पास चला गया। उसे देखकर रोहित, मानव और चंचल तीनों उठकर, लेकिन उसने उन्हें वापस बैठने को कहा और वह पलक के साइड पर चेयर पर जाकर बैठ गया। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर